हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, कोरोना में अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, सीटेट के लिए एसएसटी हिस्ट्री पेपर 2, ठीक है। और इसमें हमने पिछले वीडियो में जो है नगर नियोजन, ठीक है, नगर नियोजन के बारे में पढ़ा था। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में पढ़ा था। और आज हम इसी को आगे बढ़ते हुए इसमें मोहरे, लिपि तथा बाट, ठीक है, इसको पढ़ेंगे। मोहरे हैं, मोहरे नहीं है ये, लिपि तथा बाट, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु मोहरे हैं, ठीक है। सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण थे जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। जो मोहरें होती थी उन पर क्या होता था, सामान्यतः जानवरों के चित्र होते थे और एक ऐसी लिपि थी उन पर उत्कीर्ण होती, खुदी हुई होती थी, जिसे कि अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। और अधिकांशतः जो मोहरें होती थी वो आयताकार होती थी, ठीक है। आगे देखिए कि सामान्यतः हड़प्पाई मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है जो संभवतः मालिक के नाम व पदवी को दर्शाता है, ठीक है। विद्वानों ने यह सुझाव भी दिया है कि इन पर बना चित्र आमतौर पर क्या चित्र बना है, एक जानवर, अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताता था, ठीक है। अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताता था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि मोहरों का प्रयोग संभवतः एक सील की तरह किया जाता था। मोहरो, ये फ्रेंड्स मोहरो है, मोहरो नहीं है, ठीक है, ये मोहरो है, तो इसे समझिएगा। ये मोहरों का प्रयोग संभवतः एक सील की तरह, ठीक है, जो आधुनिक सील होता है ना, उसकी तरह किया जाता था, ठीक है। अब क्या है कि जो डब्बे, ठीक है, उन डब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था, ठीक है, जो डब्बे होते थे, जो थैले होते थे, ठीक है, उनको चिन्हित करने के लिए, यात्रियों नहीं है, थैले हैं, ठीक है, इनको चिन्हित करने के लिए जिन्हें क्या एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था, तो उससे पता चलता था कि उस पर सील लगा दी जाती थी, ठीक है, जिससे कि पता चलता था कि ये सामान कहाँ से आया है, ठीक है, किसका सामान है और कहाँ से आया है, इसके लिए ये लगाया जाता था, ठीक है। अब इस तरह के जो थैले होते थे उनको पहले क्या करते थे कि इसको पहले बंद, उसमें सामान रख देते थे, फिर उसको बंद कर देते थे और गिल्ली मिट्टी उस पर पूरा पोत देते थे, और उसके ऊपर जो ये जो मुहर होती थी इसको दबा दिया जाता था, प्रेस कर दिया जाता था, तो जो मुहर पर जो जो चित्र अंकित होता था या जो लिपि लिखी होती थी वो उस पर छप जाती थी, ठीक है। इस तरह मुहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। मुद्रांकन से प्रेषक की पहचान का भी पता चलता था, ठीक है। अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त हैं। सबसे लंबे अभिलेख में 26 चिन्ह हैं, ठीक है। हालांकि यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, पर निश्चित रूप से यह वर्णमालीय, यानी कि जहाँ प्रत्येक चिन्ह जो है वो एक स्वर अथवा व्यंजन को दर्शाता है, नहीं थी, वर्णमालीय नहीं थी, क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक है, लगभग 375 से 400 के बीच, ठीक है। जो अभिलेख हैं, आप सभी जानते हैं कि जो लिपि है हड़प्पा लिपि वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, ठीक है, और इनके जो चिन्हों की जो संख्या है वो भी बहुत ज़्यादा है, कितनी है, लगभग 375 से 400 के बीच में है, ठीक है। अब ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो लिपि है ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, क्यों, क्योंकि कुछ मोहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल है
और वहीं बाईं ओर एक संकुचित है, जिससे लगता है कि उत्कीर्णक ने दाईं ओर से लिखना आरंभ किया। ठीक है, और बाद में जब बाईं ओर आया तो स्थान जो है, जो जगह है, वो कम पड़ गया। यानी कि यहाँ से ऐसे, एक सेकेंड, यहाँ से मान लीजिए कि लिखना शुरू किया। ठीक है, तो यहाँ स्पेस अच्छे से था, तो यहाँ से पूरा लिखना शुरू किया। यहाँ आते आते बाईं तरफ आते आते स्पेस कम पड़ गया, तो फिर यहाँ से टर्न कर गया। ठीक है, तो फिर ऐसे ऐसे इस तरीके से है। ठीक है, यानी कि दाईं से बाईं ओर। ठीक है, अब देखिए कि अब हम उन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं जिन पर लिखावट मिली है। ठीक है, अब देखिए किन किन चीज़ों पर लिखावट मिली है, जैसे कि मोहरे हैं, तांबे के औजार हैं, ठीक है, मर्तबान है, तांबे तथा मिट्टी की लघु पट्टिकाएँ हैं, आभूषण है, अस्थि छड़े हैं, और यहाँ तक कि एक प्राचीन सूचना पट। ठीक है, इन सभी पर जो है लिखावट मिली है। ठीक है, तो किन किन चीज़ों पर लिखावट मिली है? मोहरे, तांबे के औजार, मर्तबान, तांबे तथा मिट्टी की लघु पट्टिकाएँ, आभूषण, अस्थि छड़े और प्राचीन सूचना पट, नोटिस बोर्ड, है ना। अब देखिए कि हो सकता है कि जो वस्तु जो होती थी, जो नष्ट हो जाती थी, ठीक है, उन पर भी ये जो लिखावट है ये हो। ठीक है, तो इसका अर्थ यह लगाया जा सकता है कि साक्षरता व्यापक थी। ठीक है ना, लोग साक्षर थे। इससे ये अनुमान लगता है कि जो लोग थे वो साक्षर थे। ठीक है ना। अब देखिए, विनिमय बांटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित था। ठीक है, ये बांट सामान्यतः चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। जो बांट बनता था, जो तौलने वाला होता है ना, जब हम मार्केट जाते हैं और कुछ सामान खरीदते हैं तो आपने देखा होगा कि तराजू के एक तरफ सामान रखते हैं और दूसरी तरफ वो बांट रखते हैं लोहे के, है ना। तो उस समय चट नामक एक पत्थर से बनाया जाता था ये बांट। ठीक है, आमतौर पर ये किसी भी तरह के निशान से रहित घनाकार होते थे। ठीक है, अब देखिए इसमें समझने वाली और याद रखने वाली चीज़ क्या है कि इन बांटों के निचले मानदंड द्विआधारी होते थे। ठीक है, इन बांटों के, बातों नहीं है फ्रेंड्स, बांटों है, तो इन बांटों के निचले मानदंड द्विआधारी होते थे, यानी कि डबल डबल। ठीक है, यानी जैसे कि एक, फिर एक से दो, दो का चार, चार से आठ, आठ का 16, 16 से 32, इसी तरह करते करते 12,800 तक। ठीक है, जबकि ऊपरी मानदंड जो होता था वह दशमलव प्रणाली का अनुसरण करता था। ठीक है, अब देखिए कि छोटे जो बांट होते थे इनका प्रयोग किस लिए किया जाता था? तो छोटे बांटों का जो प्रयोग है वो आभूषणों और जो मनके होते थे उनको तौलने के लिए किया जाता था। ठीक है, आभूषणों और मनकों। ठीक है, यहाँ मन और को अलग हो गया है तो इसको अलग मत समझिएगा। मन को है, जो बीड्स होते थे ना, जिससे ज्वेलरी बनती थी। ठीक है, उस समय जो लोग बीड्स से ज्वेलरी बनाते थे, तो आभूषणों जो सोने हो या मनके से बनने वाले जो आभूषण हैं, इनसे, इनको तोलने के लिए जो छोटे बांट हैं इनका उपयोग किया जाता था। धातु से बने तराजू के पलड़े भी मिले हैं। ठीक है, जिनमें कि तोला जाता था सामान। अब आगे है, देखिए निर्वाह के तरीके। ठीक है, हड़प्पावासी जो थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, उनके निर्वाह के तरीके। इसमें है कृषि, शिल्प तथा व्यापार। ठीक है, किस तरीके से निर्वाह करते थे वो, कौन कौन सा कार्य करते थे। ठीक है, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले है कि हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में, ये आपको मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ कि हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल, मटर, सरसों, धान शामिल है। ठीक है, बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए हैं और चावल के दाने जो हैं वो अपेक्षाकृत, माने इनके अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। ठीक है, तो बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब देखिए आगे कि हड़प्पा स्थलों से
मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस तथा, ठीक है, तथा है, सूअर की हड्डियां शामिल हैं। ठीक है, अब नीचे है, देखिए, पूरा प्राणी विज्ञानियों अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा, ठीक है, किए गए अध्ययनों से यह संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर जो थे ये पालतू थे। जितने भी जानवर थे, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर, जिनकी भी हड्डियां प्राप्त हुई हैं, तो जो पूरा प्राणी वैज्ञानिक होते हैं, जो पूरा जीव पुरातत्वविद होते हैं, तो उनके द्वारा जो अध्ययन किया गया तो उससे यह संकेत मिला कि ये सभी जो जानवर हैं ये पालतू होते थे। ठीक है, अब जंगली प्रजातियों में भी, जैसे कि वराह यानी कि सूअर ही, जंगली सूअर, हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बनावली। ठीक है, बनावली हरियाणा से मिट्टी के बने हल है। ठीक है, ये हल है, ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि बनावली हरियाणा से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। ठीक है, कालीबंगन, ये कालीबंगन है फ्रेंड्स, ठीक है, कालीबंगन राजस्थान नामक स्थान पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंध है। ठीक है, और इस खेत में हल रेखा जो है, यानी कि जो जुताई हुई है, उसके दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे। ठीक है, जो कि यह दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। ठीक है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान। ठीक है, बनावली कहाँ है? हरियाणा। और यहाँ से हमें क्या मिला है? मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अधिकांश हड़प्पा स्थल जो थे वो अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित थे। तो जहाँ क्या होता था कि सिंचाई के लिए, कृषि की सिंचाई के लिए क्या होगा, कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता होगी, है ना। इसमें देखिए कि अफ़गानिस्तान में शोरतुघई, ठीक है, ये छोटू भाई नहीं है, शोरतुघई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं। ठीक है, अफ़गानिस्तान में शोरतुघई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं। ठीक है, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं। ऐसा संभव है कि जो प्राचीन नहरें थीं वो बहुत पहले ही गाद से, जो नदियाँ अपने साथ गाद लेके आती हैं ना, उससे वो भर गई होंगी। और ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि हड़प्पा वासी कपास का प्रयोग भी करते थे। ठीक है, हड़प्पा वासी कपास का प्रयोग भी करते थे। मोहनजोदाड़ो से कपड़ों के टुकड़े के अवशेष चांदी के एक फूलदान में मिले हैं। ठीक है, 5000 ईसा पूर्व के आसपास संभवतः मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। ठीक है, 5000 ईसा पूर्व के आसपास मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। और इसका जो पता है, इसकी जानकारी जो है वो हमें कैसे प्राप्त होती है? तो मोहनजोदाड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष जो है वो एक चांदी के फूलदान में लिपटा हुआ मिला है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि कपास की खेती भी होती थी। ठीक है, अब देखिए कि शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मुहर निर्माण तथा बाट बनाना सम्मिलित थे। ठीक है, जो शिल्प कार्य होता है उसमें हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। ठीक है, अब जो शिल्प उत्पादन करना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल भी तो चाहिए ना, कच्चा माल चाहिए, तो उसके लिए भी वो कई तरीके अपनाते थे। जैसे कि उन्होंने नागेश्वर और बालाकोट में, यानी कि जहाँ शंख आसानी से उपलब्ध था, वहीं पर अपनी बस्तियाँ स्थापित की। ठीक है, उन्होंने नागेश्वर और बालाकोट में, जहाँ शंख आसानी से उपलब्ध था, बस्तियाँ स्थापित की।
ऐसे ही कुछ अन्य पुरास्थल थे सुदूर अफगानिस्तान में शोरतुघई, जो अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर जिसे कि लाजवर्द मणि के सबसे अच्छे स्रोत के निकट स्थित था, तथा लोथल जो कार्नेलियन, ठीक है, गुजरात में भड़ौच, सेलखड़ी सेलखड़ी दक्षिणी राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात से, और धातु राजस्थान के स्रोतों के निकट स्थित था। ठीक है, पुरास्थल, कुछ अन्य जो पुरास्थल थे यानी कि जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में शोरतुघई जहाँ से एक बहुत ही कीमती पत्थर जिसे कि लाजवर्द मणि कहते थे वो वहाँ से मिलता था। लोथल से कार्नेलियन, लोथल कहाँ है? गुजरात, ठीक है, गुजरात में भड़ौच, ठीक है। सेलखड़ी दक्षिणी राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात से प्राप्त होता था, और धातु राजस्थान से, ठीक है। अब देखिए कि कच्चा माल प्राप्त करने की एक अन्य रीति भी थी, ठीक है। जैसे राजस्थान के खेतड़ी अंचल यानी कि तांबे के लिए, ठीक है, राजस्थान के खेतड़ी से तांबे के लिए तथा दक्षिण भारत सोने के लिए जैसे क्षेत्रों में अभियान भेजा जाता था, ठीक है। और इन अभियानों के माध्यम से स्थानीय समुदायों के साथ संपर्क स्थापित किया जाता था, ठीक है। इन इलाकों में यदा कदा मिलने वाली हड़प्पाई वस्तुएं ऐसे संपर्कों की संकेतक हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ की जानकारी हमें कैसे होगी कि हाँ लोग वहाँ अभियान करते थे या वहाँ आते जाते थे या व्यापार होता था, तो इसकी जो जानकारी है वहाँ से प्राप्त जो हड़प्पाई पुरा वस्तुएं हैं उनसे होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए कि खेतरी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है, ठीक है। खेतरी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है, ठीक है। इस संस्कृति के विशिष्ट मृदभांड हड़प्पाई मृदभांडों से भिन्न थे तथा यहाँ तांबे की वस्तुओं की असाधारण संपदा भी मिली थी। ऐसा संभव है कि इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे, ठीक है। हड़प्पा के जो लोग थे उनको यहाँ के जो लोग थे खेतड़ी के लोग वो तांबा भेजते थे, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में हमने जो हड़प्पा की जो मोहरें हैं, वहाँ की जो लिपि है तथा बाँट, उसके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो सुदूर क्षेत्रों से हड़प्पा के लोगों का जो संपर्क होता था उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी जितने भी चीज़ें हैं जो वहाँ की शवाधान जो प्रणाली थी, जो विलासिता की जो वस्तुएं होती थी, ठीक है, और सभ्यता का अंत किस तरीके से हुआ, वहाँ राजनीतिक सत्ता कैसे थी, तो इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग मेरे इस वीडियो को देखिए, इससे पहले वाले वीडियो भी देखिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। मैं जल्दी ही ये एक चैप्टर ख़त्म होने के बाद ज्योग्राफी का भी एक चैप्टर अपलोड करूँगी। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मेरा वीडियो देखिए। वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।